हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से चैप्टर के ऊपर, चैप्टर 5। वैसे आप जानते हो कि इस चैप्टर 5 में आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एनालिसिस करेंगे जो बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। वैसे देखा जाए तो 2020 और 2019 का हम लोग क्वेश्चन यहाँ एनालिसिस करेंगे, और इससे पहले वाला वीडियो जो आपने नहीं देखा है 2022 और 2021, उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस आई बटन को क्लिक करेंगे और वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। आई होप सो कि आपने उस वीडियो को देख लिया, तब आप इस वीडियो पे आए हैं। तो गाइस, बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम, और शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना लेकर एस खान सर का नाम। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपके सामने इसको हटाकर क्वेश्चन लाना चाहता हूं। मतलब 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में, उन सारे क्वेश्चन को मैं वन बाय वन करके एनालिसिस करूंगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। आप क्या करोगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे, एक स्लाइड, चलो दूसरा स्लाइड ये है जिसका आप स्क्रीनशॉट लोगे। मतलब दो स्लाइड में आपका क्वेश्चन मौजूद है जो 2020 में पूछा गया है। क्लियर गाइस? चलो अब क्या करते हैं कि वन बाय वन करके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है, व्हाट विल बी द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए अगेंस्ट द बेस सीक्वेंस ऑफ AU CG CC UGA ऑफ RNA। तो मैं सबसे पहले आपको जो बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि बेस सीक्वेंस में कौन किसके साथ जुटेगा, इसे आप पहले अपने माइंड में सेट कर लो। केस अगर डीएनए का है तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन गुआनोसिन के साथ। और अगर केस आपका आरएनए का है तो आरएनए के केस में एडेनिन ऑलवेज ज्वाइन करता है यूरासिल के साथ, और साइटोसिन यहां अभी भी ज्वाइन करेगा किसके साथ, गुआनोसिन के साथ। तो डीएनए और आरएनए में अंतर बस यही होता है थाइमिन का और यूरासिल का। यूरासिल आरएनए के केस में और थाइमिन डीएनए के केस में। जो आपको बेस सीक्वेंस यहां दिया गया है, ये बेस सीक्वेंस है आरएनए का, जो आपके क्वेश्चन से मैंने निकालकर यहां लिख दिया। अब आपसे ये पूछ रहा कि भैया जो डीएनए, वो डीएनए जिसने आरएनए को बनाया है, आरएनए में ये सीक्वेंस है, तो डीएनए में क्या सीक्वेंस रहा होगा। अब ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी, क्योंकि आप डीएनए बना रहे हो। यू का अपोजिट ए, सी का अपोजिट जी, जी का अपोजिट सी, सी का अपोजिट जी, जी ए, और जी का सी, एंड देन ए का फिर टी। ये बेस सीक्वेंस हुआ किसके अंदर, डीएनए के अंदर, जिससे आरएनए बना है। जो आरएनए बना है उसका बेस सीक्वेंस आपके क्वेश्चन में मौजूद है, और आपसे पूछ रहा है कि डीएनए के सीक्वेंस क्या हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस, TA GC GG AC T। आई होप सो ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। अगला चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। कहता है कि व्हाट आर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स सिंथेसाइज, मतलब सॉरी व्हाट नहीं, व्हेन लिखा हुआ, व्हेन आर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स सिंथेसाइज। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब सिंथेसाइज होता है, ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो वो इस तरह का एक रेप्लिकेशन फॉक्स बनाता है, और इस रेप्लिकेशन फॉक्स में न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बनने स्टार्ट होते हैं। लेकिन एक स्ट्रैंड कंटिन्यू बनता है तो दूसरा स्ट्रैंड जो है वो डिसकंटिन्यू बनता है। सही है, एक जिसे हम नाम देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड्स, और दूसरा जिसे आप नाम देते हो लैगिंग स्ट्रैंड्स। लैगिंग स्ट्रैंड्स कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। पहली बात आप याद रखोगे, डिसकंटिन्यूअस होता है कौन सा स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। और डिसकंटिन्यूअस के साथ साथ ये जो फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में बनता है, उस फ्रैगमेंट्स को हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। मतलब ये फ्रैगमेंट्स कहलाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी, और ये जो बनता है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में बनेगा। तो यहां पर कंटिन्यू बनेगा किसमें, लीडिंग स्ट्रैंड्स में, और लैगिंग स्ट्रैंड्स में डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? तो अभी जो हमसे सवाल पूछ रहा है कि भैया ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स है, चलो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स में आ गया। पहली बात, ड्यूरिंग कंटिन्यू रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, नहीं, ये तो ऊपर वाले में हो रहा है ना, लीडिंग स्ट्रैंड्स में। ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस होता तो ऊपर वाला बनता, ये डिसकंटिन्यूअस बना, इसीलिए तो उसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट या डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। द लैगिंग स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, बिल्कुल ये लैगिंग स्ट्रैंड्स है। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया, बोथ बी एंड सी, मतलब दोनों कथन यहां पे सही है। आप क्या करोगे, इसका
स्क्रीनशॉट लोगे। स्क्रीनशॉट हो गया गाइस। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मैं थोड़ा इसको इरेज भी कर लेता हूं ताकि अगला क्वेश्चन भी आपको दिख ले। द फंक्शन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, शॉर्ट में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को क्या कहते हैं? पीसीआर। पीसीआर स्टैंड फॉर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम लोग करते क्या हैं बाबू? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग डीएनए को बॉडी से बाहर मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब एक कॉपी डीएनए का लेते हैं, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब बहुत सारा कॉपी बॉडी के बाहर बनाते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर होगा तो उसको वीवो कहते हैं और बॉडी के बाहर होगा तो उसको विट्रो कहते हैं। मतलब इट इज अ मेथड बाय विच डीएनए सिंथेसाइज विट्रो, मतलब आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, और इसको हम लोग कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं? एम्प्लीफिकेशन। तो दिस इज कॉल्ड डीएनए एम्प्लीफिकेशन। ऑप्शन में अब आप देखो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या कराता है? ट्रांसक्रिप्शन कराता है, मतलब डीएनए से आरएनए बनाता है? नहीं। ये ट्रांसलेशन कराता है? तो जवाब है नहीं। प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कराता, बल्कि ये डीएनए एम्प्लीफाइड करता है, मतलब डीएनए का बहुत सारा कॉपी बनाकर तैयार कर देता है। कौन? पीसीआर। तो कुछ ऐसे भी केस है जिसमें डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज किया जा सकता है, लेकिन ये बॉडी के अंदर होता है, जिसको आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन पीसीआर में डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है। क्लियर है गाइस? चल, होना भी चाहिए, इसको भी क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट क्या होता है? बात समझेंगे। जनरली ये हमारा डीएनए है, ठीक है, और ये डीएनए में कुछ ऐसे जीन होते हैं जो जीन को हम जंपिंग जीन कहेंगे। क्या कहेंगे? जंपिंग जीन। और ये जंपिंग जीन क्या करते हैं ना कि अपने प्रॉपर लोकेशन से, मैं इसको कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये कलर से रिप्रेजेंट कर दी, दिस वन इज अ जंपिंग जीन। ये जंपिंग जीन क्या करेगा कि अपनी पार्टिकुलर जगह से निकलकर किसी दूसरे जगह जाकर लोकेट हो जाएगा। एक मिनट, ये अपने पार्टिकुलर लोकेशन से निकलेगा और दूसरी जगह जाकर लोकेट हो जाएगा। इस जीन को, जो जीन यहां से निकला, निकलकर दूसरी जगह चला गया, ऐसे जीन को हम जंपिंग जीन कहेंगे। सिंपल सा बात है। और जंपिंग जीन का एक नाम भी है, बायोलॉजिकल नेम है, जिसको ट्रांसपोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसपोसोम्स। तो आपसे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। इनमें से कौन है जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होगा? तो आपसे कह रहा है स्प्लिट जीन। नहीं, स्प्लिट जीन नहीं होगा। ट्रांसपोसोम्स, तो बिल्कुल ट्रांसपोसोम्स हो सकता है। और क्या? जंपिंग जीन। और जंपिंग जीन का ही बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया? ट्रांसपोसोम्स। Transposons are those genes which can split from one part to added to the another portion of the DNA। और ये म्यूटेशन का भी एक कारण बन सकता है कि अपने जगह से निकलकर दूसरे जगह जाकर वो इफेक्ट डालता है। तो ऐसे जीन को हम जंपिंग जीन भी कहते हैं और ट्रांसपोसोम्स भी कहते हैं। क्लियर है? तो जंपिंग जीन के बारे में याद रखिएगा, कौन सा नाम इसमें यूज हुआ? द नेम इज ट्रांसपोसोम्स। वैसे जंपिंग जपाक जमचम जम जो है वो भी खत्म, मतलब ट्रांसपोसोम्स की कहानी खत्म। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच वन इज द इनिशिएशन कोडॉन। गाइस, मैंने 2022 वाले क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल दिया था कि जो क्वेश्चंस है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हो उस वीडियोस को। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं? मैं बताना ये चाह रहा हूं कि वहां पर एक कोड थे जो वहां से स्टार्ट हुआ था। क्या स्टार्ट हुआ था? ट्रांसलेशन। तो उस कोड को इनिशिएशन कोड कहते हैं। इनिशिएशन कोड वो कोड है जहां से स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? ट्रांसलेशन। क्लियर? चलो, ये कोड यहां पे पढ़ो। ये कोड क्या है? AUG। वैसे ये क्वेश्चन रिपीटेड है। AUG इज अ इनिशिएशन कोडॉन, और ये इनिशिएशन कोडॉन AUG भी हो सकता है और GUG भी हो सकता है। AUG कब? जब हमारे साइटोप्लाज्म में होगा। थोड़ी सी बात समझ लेना। AUG इनिशिएशन कोडॉन है, लेकिन कब? जब साइटोप्लाज्म में, मतलब सेल के इन सारे पोर्शन के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, तो हमारा इनिशिएशन कोडॉन होगा AUG। लेकिन एक और बात आप जान लें कि हमारे बॉडीज में एक और चीज होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्लियर है? लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद mRNA को हम देखते हैं तो वहां इनिशिएशन कोडॉन AUG नहीं, बल्कि कौन रहता है? GUG। मतलब mRNA के अंदर जो इनिशिएशन कोडॉन होगा, जहां से प्रोटीन का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां कोड AUG नहीं बल्कि GUG रहता है। क्लियर है? तो ये दोनों के दोनों इनिशिएशन कोडॉन है AUG और दूसरा गाइस GUG। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इनिशिएशन कोडॉन है कौन से है
और स्टॉप कोडॉन कौन से है, क्योंकि हर बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सवाल पूछे जा रहे हैं। रिसेंट 2020 तक के भी क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। तो इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर, चल आगे बात करते हैं। जस्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डिस्क्राइब अबाउट द इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन। मैंने कहा ना अभी आपको याद रखना पड़ेगा इनिशिएशन कोडॉन भी और टर्मिनेशन कोडॉन भी। इनिशिएशन मतलब जहां से स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा, कहता है वेयर स्टार्ट ट्रांसलेशन, जिस जगह से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा उसको हम नाम देंगे इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस होना स्टार्ट होगा, जिस जगह से स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे इनिशिएशन। दूसरे केस में आते हैं इनिशिएशन कोडॉन, अभी आपने जस्ट याद किया है AUG और GUG। दूसरी चीज कहता है स्टॉप कोडॉन के बारे में बताइए, तो कहता है कि स्टॉप कोडॉन वो कोड होता है जहां पर ट्रांसलेशन होना बंद हो जाता है। तो दो कोड है, एक इनिशिएशन कोडॉन और दूसरा स्टॉप कोडॉन। अगली बात, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, डेफिनेशन में ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो है आपके लिए याद रखने वाली चीज है कि स्टॉप कोडॉन में होगा UGA, UAA एंड UGA। अग आ अगा, अग आ अगा, ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। और AUG और GUG कौन सा कोड है, दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन कोडॉन। कैसे, ध्यान देना, जैसे यहां पर AUG है मतलब ट्रांसलेशन होना यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन लास्ट वाले कोड में जब हम जाएंगे जहां से मतलब खत्म होगा, तो यहां होगा UGA। क्लियर, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे आके ट्रांसलेशन खत्म हुआ। तो स्टार्ट कोडॉन AUG और स्टॉप कोडॉन UGA। वैसे आप इससे ज्यादा भी याद रख सकते हो, मतलब इतना टॉपिक तो आपको याद रखना पड़ेगा, 2 मार्क्स का सवाल है भाई। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद भी रखना इनिशिएशन कोडॉन और स्टॉप कोडॉन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड। प्रॉपर्टीज बताना है किसका, जेनेटिक कोड का। जनरली मैं आपको सबसे पहले कंफर्म कर दूं, ये जो जेनेटिक कोड होता है वो मैसेंजर RNA में होता है। ठीक है, जो मैंने कहा इनिशिएशन कोडॉन है कौन, AUG, और स्टॉप कोडॉन है कौन, UGA, और इसके बीच में जितने भी ट्रिपल कोड आएंगे उसको हम लोग ट्रिपलेट कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोड। एक ट्रिपलेट कोड, एक एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड, और यही एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ता है जो हमारा सिंथेसिस होता है किसका, प्रोटीन। हाँ सर जानते हैं कैसे, वीडियो के माध्यम से आपने बताया था। थ्रू द वीडियो यू कैन सॉल्व ऑल द टाइप्स। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि जेनेटिक कोड के बारे में तो आपको पता है कि जेनेटिक कोड क्या होता है, लेकिन उसकी हमें क्या लिखनी है, प्रॉपर्टीज लिखनी है। चलो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में भी बात कर लेते हैं जेनेटिक कोड के बारे में, क्या है इसकी प्रॉपर्टीज। कहता है जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। जब भी जेनेटिक कोड होगा ट्रिपलेट होगा। अभी अपने स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन दोनों याद किया, दोनों किस नेचर में था, 3 वर्ड था, AUG, GUG, ये दोनों इनिशिएशन कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन को भी आप देखोगे तो भी वो 3 ही फॉर्म में होगा। क्लियर, तो कहता है जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, दैट इज वन कोड कंसिस्ट ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस। एक कोड 3 नाइट्रोजनस बेस का होगा, कौन कौन सा, एडेनिन, यूरासिल एंड गुआनोसिन। अगला कहता है 64 कोडॉन आर सफिशिएंट टू कोड 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। हम जानते हैं कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो टोटल 20 टाइप्स के होते हैं, 20 टाइप्स, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 20 तरह के एमिनो एसिड्स होते हैं। लेकिन इस 20 तरह के एमिनो एसिड्स के लिए टोटल कोड जो हमारे पास है, जिसको जेनेटिक कोड कह रहे हैं, वो 64 है। कैसे, आपको मैं बता दूं कि हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं आरएनए में, A एडेनिन, G गुआनिन, C साइटोसिल एंड U यूरासिल। ये 4 कोड जो है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, ट्रिपलेट के फॉर्म में। तो 4 टू द पावर 3 लगा देता हूं मैं, 3 का कॉम्बोज बनेगा ना, जैसे AGC, GCU, UCG, CGA, इस तरह के कोड कितने बन जाएंगे, 64। कैसे, 4 टू द पावर 3, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 16, 64। तो टोटल मेरे पास 64 है, लेकिन 64 के लिए कितने एमिनो एसिड बनते हैं, 64 एमिनो एसिड नहीं, 20 एमिनो एसिड्स। क्लियर, अगली बात, द जेनेटिक कोड इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली। मतलब क्या है, मतलब यह है कि इस दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जेनेटिक कोड सबका सेम होता है। वायरस का भी जेनेटिक कोड, बैक्टीरिया का भी जेनेटिक कोड, हमारा भी जेनेटिक कोड, चाहे हम लोग मल्टी सेलुलर हैं या
यूनिसेलुलर है, जेनेटिक कोड के मामले में हम लोग 100% सिमिलर है एक दूसरे के साथ। क्लियर? तो हमारे पास जो जेनेटिक कोड है वही जेनेटिक कोड पूरे एनिमल्स में या पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? यूनिवर्सनैलिटी। अगर आप बायोलॉजी का कुछ फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो आप क्या देखते हो कि प्लांट में ही वो अप्लाई नहीं होता। अगर प्लांट का कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हो, जैसे आपने पढ़ा फ्लावर, तो फ्लावर हर प्लांट में नहीं होता है कि जैसे थैलोफाइटा फ्लावर नहीं होता, ब्रायोफाइटा फ्लावर नहीं होता, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा के बाद आपका जाता है टेरिडोफाइटा, उसमें भी फ्लावर नहीं होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में आपका फ्लावर दिखेगा, एंजियोस्पर्म में फ्लावर दिखेगा। तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो यूनिवर्सली हो, जो सब पे अप्लाई हो जाए। क्लियर? तो इन द सेंस जैसे रूट पे भी बात करें, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा के पास रूट होता ही नहीं है, टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म इसके पास रूट होता है। तो ये यूनिवर्सली नहीं हुआ क्योंकि हर किसी पे अप्लाई नहीं होता है। अप्लाई क्या हुआ कि भैया सब कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा, तब उसे प्लांट कह रहे हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस वर्ड यूनिवर्सली हुआ, लेकिन सिर्फ प्लांट के लिए, एनिमल में ये अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन कहने का मतलब है यूनिवर्सली का मतलब जो पूरी दुनिया में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में अप्लाई हो जाए, और ये जेनेटिक कोड यूनिवर्सली होता है। क्लियर? सबके पास कोड होता है और वही एमिनो एसिड, वही प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। क्लियर? अगली बात, genetic code is non-ambiguous, that is one code specified only one amino acid and not any other. कोड काफी स्पेसिफिक होता है। अगर कोड AUG है तो वो एक एमिनो एसिड को कैरी करेगा जिसका नाम है एफमेट, फॉर्माइल मिथायोनाइल, दैट इज अ नेम ऑफ एमिनो एसिड। लेकिन अगर AUG कोड है तो ये दूसरे एमिनो एसिड को कभी कैरी नहीं कर सकता, लाइक प्रोलीन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। तो एक जेनेटिक कोड एक ही तरह के एमिनो एसिड्स को कैरी करेगा, लेकिन यहां भी एक्सेप्शन मिला एक जगह, कहता है एक्सेप्ट GUG कोड विच कोड्स बोथ वैलिन एंड मिथायोनिन ऑफ एमिनो एसिड। ये जो कोड आपको नजर आ रहा है GUG, ये दो तरह के एमिनो एसिड को ला सकता है, पहला कौन? वैलिन, और दूसरा कौन? मिथायोनिन ऑफ एमिनो एसिड्स। क्लियर गाइस? इसका आप क्या करोगे? स्क्रीनशॉट लोगे। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड का, लिखाने के लिए और बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए इससे ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, ना आपका टाइम लेना चाहूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मैं बढ़ रहा हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी आप समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में मैं आपको बता दूं, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जिसमें ये हेड पोर्शन होता है, हेड के बाद ये नेक होता है, नेक के बाद ये टेल पोर्शन होता है लाइक दिस, और इसमें इसका जेनेटिक कोड होता है। क्लियर? ये स्ट्रक्चर है किसका? बैक्टीरियोफेज। ये इसका हेड पोर्शन हुआ, ठीक है। हेड के बाद ये पोर्शन जिसे आप क्या कह रहे हो? नेक कह रहे हो। नेक के बाद आप इस पोर्शन को कहोगे टेल। हेड, नेक, और तीसरा पोर्शन हो जाएगा जिसे आप कहोगे गाइस टेल, ठीक है। जनरली ये प्रोटीन का बना हुआ एक कोट होता है, ठीक है, जिसे आप कहोगे कैप्सिड, ठीक है। इन सब के अलावा इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका जेनेटिक मटेरियल है DNA। सही है? ये स्ट्रक्चर बन गया किसका? ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज। आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्वेड करता है, आक्रमण करके बैक्टीरिया को मार देता है। क्लियर? हमें ये नहीं बताना था, हमें बताना था इसका स्ट्रक्चर। जो मैंने इतना सा स्ट्रक्चर बनाया, इतना सा स्ट्रक्चर बनाई है, 2 नंबर आपके खाते में। सही है गाइस? तो आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, या आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा। 2019 का ये वो सारा क्वेश्चन है जो प्रीवियस पूछा जा चुका है। मतलब अगला जो आप स्क्रीनशॉट लेंगे वो 2019 के क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे क्वेश्चन को बनाने का, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन के कैटेगरीज में आता है। चलो मैं आपको 1 बाय 1 करके सॉल्व कर देता हूं। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग पेयर। इनमें से कौन है जो रॉन्ग पेयर है? मैंने आपको बताया था कि एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, और किसके केस में? DNA के केस में, और एडेनिन यूरासिल के साथ जुड़ता है किसके केस में? RNA के केस में। लेकिन साइटोसिन गुआनोसिन के साथ जुड़ता है दोनों के केस में। लेकिन यहां से आपसे पूछ रहा है कि रॉन्ग पेयर कौन है? थाइमिन कभी भी यूरासिल के साथ किसी भी कंडीशन में नहीं जुड़ने वाला। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? T and U। आई होप सो ये आंसर सही बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सिंथेसिस ऑफ RNA एंड DNA टेम्पलेट इज नोन एज। मतलब आपसे कह रहा है कि RNA का सिंथेसिस हुआ किससे? DNA से।
ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच आरएनए आर सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए। डीएनए आरएनए का सिंथेसिस करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन क्या है, जब यही आरएनए दैट इज एमआरएनए जब प्रोटीन का सिंथेसिस करता है तो उसे आप कहते हो ट्रांसलेशन। तो अभी आपसे यही ना पूछा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि यूरासिल इज रिलेटेड टू, और आपको पता है कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा, यूरासिल किससे रिलेटेड होगा, दे आर रिलेटेड टू द आरएनए। वही थायमिन किससे रिलेटेड होगा, तो थायमिन होगा डीएनए से। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या था, लैक ऑपरॉन रिप्रेजेंट। 2022 के वीडियोस में मैंने आपको लैक ऑपरॉन के बारे में बताया था, जिसको रेगुलेटर जीन कहा गया है। जैकब एंड मोनार्ड्स ने इसको खोजा जरूर था, लेकिन ये भी बताया था कि भैया ये रेगुलेटरी मैनर में काम करता है, कभी ये जीन ऑन होता है तो कभी ये जीन ऑफ होता है, डिपेंड करता है क्या, सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर, कि वो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो ऑन, नहीं मौजूद है तो ऑफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड इंड्यूसिबल जीन सिस्टम। ये किस जीन सिस्टम में आता है, तो इंड्यूसिबल जीन सिस्टम में। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस, आंसर हो जाएगा ए। इसका पूरा डिटेल वीडियो 2022 में मौजूद है। चल अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन, मतलब क्रोमोसोम। आप जानते हो कि दिस वन इज अ क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम जनरली गाइस दो तरह का होता है। एक क्रोमोसोम तो मैंने बना दिया, दूसरा क्रोमोसोम भी मैं बना रहा हूं। दोनों क्रोमोसोम में कुछ आपको डिफरेंस दिखेगा क्या, जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इन द सेंस कि क्रोमोसोम में दो तरह का क्रोमोसोम होता है, एक जिसको कहते हैं यूक्रोमैटिन और दूसरा जिसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर हमारे बॉडीज में दो जीन है, मतलब दो क्रोमोसोम है, तो एक फंक्शनल होता है तो दूसरा नॉन फंक्शनल होता है, जिसे आप बार बॉडीज के नाम से बुलाते हो। लेट एज्यूम कि फीमेल के पास कितने एक्स क्रोमोसोम है, दो एक्स क्रोमोसोम है, तो याद रहे एक एक्स क्रोमोसोम जो होगा वो नॉन फंक्शनल होगा, मतलब काम नहीं करेगा, लेकिन दूसरा एक्स जीन जो होगा वो फंक्शनल होगा। फंक्शनल वाले को हम लोग यूक्रोमैटिन कहते हैं और नॉन फंक्शनल वाले को कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। क्लियर। हमारे बॉडी में भले ही दो जीन है, काम एक ही कर रहा, लेकिन रहना दोनों को है। समझ में आ रही बात। तो इन द सेंस इसी क्रोमोसोम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक का कहा यूक्रोमैटिन और दूसरा कहा हेट्रोक्रोमैटिन। गाइस मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोनों में डिफरेंस क्या लिखा हुआ है। कह रहा है यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में, कहता है अ लूजली पैक्ड फ्रॉम डीएनए इन द इनर बॉडी ऑफ द न्यूक्लियस। ये लूजली पैक्ड हमने बनाया, लेकिन आप हेट्रोक्रोमैटिन को देखोगे तो उसको मैंने कैसे पैक्ड किया, एकदम टाइटली पैक्ड, ज्यादा डेंसाइज्ड होगा। कौन, हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन में कहता है एक्टिव क्रोमोसोम। एक्टिव क्रोमोसोम का मतलब कि वो क्रोमोसोम जो डीएनए से आरएनए बनाए और ये आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस करे, दैट इज एक्टिव क्रोमोसोम। लेकिन ये वाले को कह सकते हैं इनएक्टिव क्रोमोसोम। मैंने क्या कहा कि अगर कोई फीमेल बॉडीज है उसके अंदर दो एक्स क्रोमोसोम, क्लियर, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम फंक्शन है तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉन फंक्शनल है। यहां तक की बात सही। तो फंक्शनल वाले को हम लोग कहते हैं यूक्रोमैटिन और नॉन फंक्शनल वाले को बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। अगला कहता है कि अर्ली रेप्लिकेट और ये लेट रेप्लिकेट, मतलब रेप्लिकेशन इसमें जल्दी हो जाता है और इसमें रेप्लिकेशन में ज्यादा टाइम लगता है। ये है डिफरेंस किसका, यूक्रोमैटिन का, हेट्रोक्रोमैटिन का। और क्या करोगे आप, इसका दोनों फिगर बना लेना, मतलब यूक्रोमैटिन की जगह पे यूक्रोमैटिन का और हेट्रोक्रोमैटिन की जगह पे हेट्रोक्रोमैटिन का। क्लियर। यहाँ इसको डाल देते हैं, यहाँ इसको डाल देते हैं, इसको हटा देते हैं, आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया किसका, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन का। इस दोनों को यहाँ से हटा देते हैं। आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और यहां तक की कहानी खत्म। ठीक है, हो गया गाइस स्क्रीनशॉट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट चलेगा इसलिए क्योंकि इससे पहले ही हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चन पे या इन सारे पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, तो हमारे लिए आगे समझना भी आसान होगा। अगला कहता है राइट ट्रांसक्रिप्शन इन ब्रीफ। वैसे मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका था, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था बहुत ब्रॉड तरीके से, और मैंने आपको बताया भी था कि लिखने का एक तरीका होता है जिसमें इनिशिएशन, टर्मिनेशन, नहीं इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन के बेसिस पे हमने डिस्क्राइब किया था। आप 2021 वाले उस वीडियो को देखेंगे, आपको पूरा यही क्वेश्चन लिखना है 2 मार्क्स के लिए। क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद कहता है कि ड्रॉ डिटेल डायग्राम ऑफ डीएनए एंड लेवल इट प्रॉपर्ली। अब हम लोग डीएनए के डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। डीएनए का डायग्राम कैसा होता है,
उसमें नंबर क्या लिखा है, सॉरी नाम क्या लिखाएगा, कैसा होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि डीएनए का जो डिस्क्रिप्शन, मतलब उसके स्ट्रक्चर का जो डिस्क्रिप्शन किया गया था वो एक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था वाटसन एंड दूसरे का नाम था क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने डिस्क्राइब किया था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को और कहा था कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर बना किसका, डीएनए का। क्लियर। इस डीएनए के स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि यहाँ 3 डैश स्टार्ट हो रहा, तो इसका एंड जिधर जाएगा वो 5 डैश हो जाएगा और जो 3 का अपोजिट होगा वो 5 डैश होगा, उसका एंड जाएगा कहां, 3 डैश। तो 3 to 5 डैश ये डायरेक्शन तो आपको दिख रहा है और दोनों के बीच में, आपके इस दोनों के बीच में बेस पेयर पाए जाएंगे लाइक दिस। हमें डिस्क्राइब करना है इसके स्ट्रक्चर को, ये नहीं कह रहा ड्रॉ द डिटेल डायग्राम ऑफ डीएनए एंड वेल लेबल इट प्रॉपर्ली। चलो आगे इसके डायग्राम में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि बाबू यहां पर जो पहला ग्रुप बनेगा ये वाला, इसको हम लोग कहेंगे माइनर ग्रुप्स और दूसरा हो जाएगा जिसको हम कहेंगे मेजर ग्रुप्स। फिर माइनर और मेजर के बाद फिर से स्टार्ट होगा माइनर एंड देन फिर मेजर, मेजर माइनर, इस तरह चलेगा। आगे मैं आपसे इस दोनों के बारे में बताऊं कि माइनर टू माइनर, माइनर से लेकर के माइनर तक के बीच में टोटल 10 बेस पेयर आ जाएंगे, 10 बेस पेयर। सही है। तो 10 बेस पेयर को अभी हटाते हैं, इस दोनों का डिस्टेंस लिखते हैं। एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 एंगस्ट्रम। तो अगर 10 बेस पेयर आ रहा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रम। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन माइनर टू माइनर। और अगर मेजर टू मेजर भी चलेंगे तब भी वही होगा। दूसरी चीज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि बच्चा डीएनए का दो तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक डीएनए जो राइट हैंडेड होता है, तो दूसरा डीएनए कौन सा हैंडेड होता है, लेफ्ट हैंडेड। जो लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है उसमें एक टाइप आता है जिसको कहते हैं जेड टाइप। क्लियर। और राइट हैंडेड टाइप में आपका जो डीएनए का टाइप होता है वो कहलाता है ए टाइप डीएनए और दूसरा जो है वो बी टाइप, ऐसे इसका सी टाइप भी होता है। लेकिन मैंने यहां पर जो भी एक्सप्लेन किया है या मैं जो भी डिस्क्राइब कर रहा हूं वो मैं आपको बता दूं कि बी टाइप डीएनए को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि वाटसन एंड क्रिक ने भी बी टाइप डीएनए को ही डिस्क्राइब किया था और इस यूनिवर्स में ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो डीएनए है वो कैसा है, बी टाइप है। अगली बात, यहां तक तो मैंने डीएनए का यह स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। अब मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करने जा रहा हूं। बड़ा करने का मतलब है कि आगे भी आपको इसको डिस्क्राइब करना होगा। मैं फिलहाल इसको मिटा रहा हूं, अगर आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो गया। चलो मैं इसलिए इसको मिटा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये भी बन जाए कि बी टाइप डीएनए क्या होता है, ए टाइप डीएनए क्या होता है। इसमें से ये जो आपको सीधा लाइन नजर आ रहा है, इस लाइन का मतलब क्या होता है उसे आप समझोगे। इसको हम लोग कहते हैं गाइस बेस पेयर। दिस इज कॉल्ड बेस पेयर। बेस पेयर को अगर आप शॉर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, बीपी, मींस की ये हो गया बेस पेयर। क्लियर। अब इस बेस पेयर में क्या आपको डिस्क्राइब करना है कि कोई नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन जो जुटा है किसके साथ, थाइमिन के साथ। क्लियर। अब एडेनिन तो थाइमिन के साथ जुड़ गया, लेकिन हाँ दोनों साइड से ये फर्दर फिर जुटा होगा शुगर से और ये शुगर से। शुगर के बाद ये दोनों जुटा होगा किसके साथ, इधर फॉस्फेट ग्रुप के साथ और इधर फॉस्फेट ग्रुप के साथ। ये बन गया एक बेस पेयर। ऐसा सब बहुत सारा बेस पेयर आपको दिखेगा। ठीक है। तो इन द सेंस यहां पर कुछ बॉन्ड होंगे जो ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा बॉन्ड ये कहलाएगा, ये कहलाएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है। जो बॉन्ड आपको यहां दिख रहा है वही बॉन्ड यहां पर भी मौजूद है। कौन सा, ये वाला, जिसका नाम हमने क्या रखा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड जो यहां पे आपको दिख रहा है, इस बॉन्ड का नाम हमने दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। मैं ऐसी स्ट्रक्चर को यहां पे एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। अगला केस कहता है कि ये वाला बॉन्ड का नाम क्या भैया, ये वाले का, तो इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो तीन तरह का बॉन्ड आपको दिखता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इधर भी है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड उधर भी है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इधर भी है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इधर भी है, और दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो तीन तरह के बॉन्ड इस बेस पेयर में पाए जा रहे हैं। अब क्या कहता है कि यहां तक तो हमने समझ लिया। इसके आगे एक और टर्म आता है जिसको न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड कहते हैं।
ये तीनों मिलाकर के मतलब नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों को मिलाकर आप बोलेंगे तो बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। सही है। लेकिन बाय द वे आपने इसमें से फॉस्फेट को बाहर कर दिया। जैसे लेट अज्यूम कि मैं नाइट्रोजिनस बेस और शुगर को ले रहा हूं, लेकिन इस केस में मैं फॉस्फेट को काउंट नहीं कर रहा हूं, तो ऐसे केस में आप इसे बोलोगे न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम से बुलाओगे? न्यूक्लियोसाइड। दूसरी बात आपको यह भी एक्सप्लेन करना है कि डीएनए का स्ट्रक्चर है तो एडेनिन हमेशा किसके साथ जुटेगा? थाइमिन के साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। और साइटोसिन किससे जुटेगा? गुआनोसिन के साथ। इस तरह का स्ट्रक्चर और जो लेवल मैंने किया है, ये लेवल कर दो, आपका 5 मार्क्स आपके खाते में चला जाएगा। किसका? वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए विद अ लेवल डायग्राम जो पूछा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था और ये काफी आसान क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर बनाना और साथ में लेवलिंग करना। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद गाइस अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप सो कि ये अगला क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। काफी लंबे समय के बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है, ये मुझे पता है, लेकिन मैं आपको काउज भी बता दूं कि काउज क्या था कि पिछले 1 वीक से मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था, मेडिकल इश्यूज था, इस कारण वीडियोस कंटिन्यू नहीं जा पा रहा था। लेकिन जो रिमेन टाइम है, इस रिमेन टाइम में हम लोग इन सारे टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर कर देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के लिए गाइज थैंक यू एंड बाय।